मैं रामशरण, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी विभिन्न विधाएं हैं उनमें लर्निंग आउटकम किस प्रकार हम कक्षा में कर सकें। पिछली वीडियो में हमने कहानी द्वारा लर्निंग आउटकम कैसे विकसित किया जा सकता है इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि लर्निंग आउटकम का विकास हम नाटक के द्वारा किस प्रकार कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम का विकास नाटक के द्वारा हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि भारत में नाटक साहित्य एक ऐसी विधा है जिसकी लंबी परंपरा पाई जाती है। भारत में सबसे पहले नाटक का विकास हुआ। हमारे संस्कृत आचार्य बहुत से नाटक के विषय में अलग अलग तरीके से बताए हुए हैं। नाट्य शास्त्र की रचना सबसे पहले हुई, ये आप सबको अवगत है। यहाँ पर नाट्य शास्त्र के अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से नाटक के एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा किया है। उसमें से कुछ आचार्य हैं, देखते हैं। भरत, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि साहित्याचार्य हुए हैं जो कि नाटक के बारे में, नाटक के ऊपर विस्तार से चर्चा किए हैं। अब यहाँ पर हम आचार्य धनंजय ने नाटक की एक परिभाषा दी है, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं, तब हम बात करेंगे कि इस नाटक के द्वारा लर्निंग आउटकम का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम देखते हैं आचार्य धनंजय ने क्या कहा, नाटक की परिभाषा क्या दिया। अवस्था अनुकृत नाटक है, अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। यह परिभाषा सार्थक, व्यवहारिक एवं उपयोगी है। नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता है। अब यहाँ पर शुरू देखिए, आचार्य धनंजय ने जो नाटक की परिभाषा दी है, यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है कि इन्होंने कहा कि नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। और हम जाहिर सी बात है, हम जानते भी हैं कि कक्ष हो या कहीं और हो, बच्चे चाहे जो भी विषय हो उसमें अध्यापक का ही अनुकरण करते हैं। और निश्चित तौर पर जब अध्यापक का अनुकरण करेंगे तो नाटक में तो आचार्य धनंजय ने ये कह ही दिया है कि नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। और जब बच्चा अनुकरण करेगा तो निश्चित तौर पर जो भी लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग, उनका वह निश्चित तौर पर प्रतिफल उसको मिलेगा। आचार्य धनंजय ने कह ही दिया है कि अपने परिभाषा में इन्होंने बता दिया है कि नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। और जैसे ही अनुकरण तत्व की बात आती है, जैसे ही अनुकरण की बात आती है, हम यह जान लें कि नाटक तत्व में जो भी अनुकरण हैं उसमें जो भी उसके तत्व हैं, उसके तत्व पर भी चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। पहले हम आचार्य धनंजय की परिभाषा को देखते हैं। तो अनुकरण की बात जैसे ही आएगी, जाहिर सी बात है बच्चा कुछ न कुछ तो सीखेगा ही। वो चाहे हिंदी की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, किसी भी भाषा की बात करें और किसी भी विषय की बात करें, अगर अनुकरण की बात आएगी तो बच्चा निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो सीख रहा होता है। उसके बाद आगे इन्होंने क्या कहा, आचार्य धनंजय ने कहा, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक ही वह विधा है जिसमें अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक ही वह विधा है जिसमें कि सबसे पहले अनुकरण पर बल दिया जाता है। और एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान देने योग्य है कि नाटक, अभी हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य धनंजय ने नाटक की परिभाषा क्या दी है। नाटक की परिभाषा में ही हम लर्निंग आउटकम विकसित कर सकते हैं, विकसित करते भी रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें बिंदुवार हम खुद नहीं जान पाते हैं और अन्य लोगों को भी बता नहीं पाते। हम तो पढ़ाते तो रहते ही हैं कक्षा में, लेकिन क्या होता है कि हम बिंदुवार उसको पॉइंट नोट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य धनंजय ने परिभाषा हम देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि नाटक में अनुकरण तत्व की प्रधानता होती है। जैसे ही बच्चा अनुकरण करेगा, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ सीख रहा होता है। और जो भी भाषा के लिए न्यूनतम मानक रखे गए हैं कि मिशन प्रेरणा चल रहा है कि इसमें लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया कि कक्षा 1 के बच्चे को 5 शब्द, 10 शब्द, 4-5 के बच्चे को अनुच्छेदों में से पढ़कर 75%, 80% शब्दों को अर्थ समझ लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी यह माना जाए कि बच्चा उस कक्षा के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर चुका है। हम और आप का मतलब यहाँ पर है कि अध्यापक, आप भी अध्यापक हैं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ाएंगे आगे जाकर, तो क्या हो, न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लिया है। और
जो लर्निंग आउटकम है ज़्यादा बल दिया जा रहा है भाषा और गणित पर, कि भाषा और गणित में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनका जो न्यूनतम अधिगम स्तर लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 का बच्चा क्या 5 शब्दों की जानकारी रख पा रहा है, कक्षा 2 का बच्चा 10 शब्दों की जानकारी रख पा रहा है। तो अब आगे हम ये चर्चा करते हैं, आचार्य धनंजय की परिभाषाओं को देख रहे हैं। यह अनुकरण किसका होता है? उत्तर है कार्य अर्थात मानव जीवन के क्रियाशील कार्यों का। आचार्य धनंजय ने कहा कि जो नाटक होता है वो जो हम मानव जीवन में कार्य करते हैं उन्हीं के ऊपर का अनुकरण होता है। और जाहिर सी बात है जब अनुकरण करेंगे तो हम तो ये कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम के विकास जो निर्धारित किए गए हैं वो लर्निंग आउटकम का विकास तो होगा ही, बच्चे की मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पक्षों का भी विकास होगा। लर्निंग आउटकम की ही बात न करें, हम बच्चे की चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक पक्षों का भी विकास हम नाटक के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आचार्य धनंजय ने क्या लिखा, मनुष्य अनेक परिस्थितियों से हर क्षण गुजरता है। मनुष्य हर परिस्थितियों से अनेक क्षण गुजरता रहता है और जिस क्षण वो गुजरता रहता है वह कुछ न कुछ सीख रहा होता है। आप सभी पहले से जान रहे हैं कि हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसी कड़ी में अगर हम नाटक साहित्य की विधा के अंतर्गत नाटक में हैं और नाटक में अगर हम कुछ कुछ सीख रहे होते हैं तो हम तो स्वयं भी सीख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे भी सीख रहे होते हैं। चाहे वो लर्निंग आउटकम की बात करें, चाहे बच्चे की चारित्रिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक पक्षों के विकास की बात करें, बच्चे में ये चीज़ें विकसित होती रहती हैं। हाँ, हमें मालूम चले या न चले तो हम इसको पॉइंट नोट कर सकते हैं कि नाटक के माध्यम से हम इतने बच्चों को कक्षा में लिए, इतने बच्चों को कक्षा 1 में से मैंने 20 बच्चों को नाटक इस नाटक पर चर्चा किया और उसके बाद हमने ये पाया कि बच्चे में 5-5 शब्द बच्चे के निर्माण कर पा रहे हैं, 10-10 शब्दों का निर्माण कर पा रहे हैं, या मैंने 2 शब्द दिया उसके अलावा बच्चे उस पर 3-4 लाइन लिख पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे में जो न्यूनतम अधिगम स्तर लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया हर कक्षाओं के लिए अलग अलग उसका विकास होगा। अब आचार्य धनंजय की परिभाषा को हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, मनुष्य अनेक परिस्थितियों से हर क्षण गुजरता रहता है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहने के कारण उसके जीवन रंगमंच पर अनेक दृश्य आते जाते रहते हैं। जो हमारा जीवन है यह भी क्या है, ये नाटक की तरह चलता रहता है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी हमारा जय है तो कभी पराजय है, कभी हमारा उत्थान होता है तो कभी हमारा पतन होता है। इन सब से जब नाटक लिखता है, जब नाटककार नाटक को लिखता है तो वो क्या करता है, वह समाज को कुछ न कुछ संदेश दे रहा होता है। उसके बाद हम आचार्य धनंजय ने क्या कहा देखते हैं, नाटककार नाटक की रचना करते समय इन्हीं परिस्थितियों को अनुकरण करता है। नाटककार जो होता है वह उन्हीं परिस्थितियों का अनुकरण करता है जो कि उसके जीवन में घटी रही होती हैं या उससे संबद्ध रहती हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष की बात हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो, उन सब शक्तियाँ, उन सब पक्षों को भी नाटककार अपने नाटकों में स्थान देता है। अब हम लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं। हम आज की वीडियो है कि आज जो प्रकरण है वो है लर्निंग आउटकम का विकास नाटक के द्वारा किस प्रकार करेंगे। तो अब नाटक में हम जो पहले नाटक के तत्व क्या होता है इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि नाटक के माध्यम से हम क्या चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, भारतीय दृष्टि से नाटक के 3 तत्व माने जाते हैं, वस्तु, नेता और रस। अब वस्तु किसे कहते हैं, जो कथा वस्तु होती है, जो उस नाटक की कथा वस्तु होती है। अब जैसे मैं बात चर्चा कर लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा नाटक राज व्यवस्था के ऊपर कि अगर राजा मूर्ख हो तो वह क्या कर सकता है, वह प्रजा का ही विनाश करेगा, प्रजा की ही विनाश करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाटक की कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वह कथा है जो नाटक में आरंभ से अंत तक पाई जाती है। ऐसे नाटक होते हैं जो एक ही कथा को लेकर चलते रहते हैं। जंगल और राजा हो गए तो जंगल राजा पे कहानी वो नाटक वो चलता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रासंगिक कथाएं। प्रासंगिक कथाएं वो होती जो मूल कथा के साथ साथ चलती रहती है, मूल कथा के साथ साथ चलती रहती है और वो बीच में ही क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इससे क्या होगा,
जो कथाएं बीच बीच में आधिकारिक कथा जो मूल कथा है उसके साथ साथ भी जो कथाएं चल रही हैं उनका भी क्या होगा, उनका भी जो प्रासंगिक कथाएं हैं उनसे क्या होगा, बच्चे में मानसिक शक्ति का विकास होगा। कि हम जंगल और राजा की कहानी पढ़ रहे थे, उसमें खरगोश भी आया, खरगोश, उसमें खरगोश की कहानी खरगोश का नाटक में रोल कितना था, 5 मिनट का था। फिर जो हमारी नाटक है वो कहाँ चलने लगी, राजा और जंगल के बीच में। तो इससे क्या हुआ, बच्चे में मानसिक शक्ति का विकास हुआ। मानसिक शक्ति का जब विकास होगा तो बच्चा जंगल और राजा के अलावा भी खरगोश या अन्य जीव जो आ रहे हैं बीच में जा रहे हैं, फिल्म चलती रहती है। हमारा फिल्म क्या, ये भी तो नाटक है। फिल्म चलती रहती है, कुछ पात्र आते हैं, कुछ पात्र जाते हैं। ऐसे पात्र होते हैं कुछ की जो फिल्म के शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं फिल्म जिनमें कि कुछ पात्र आते हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आते हैं। उनसे क्या होती है, जब इस चीज़ को नाटक में हम दिखाते हैं, नाटक में चर्चा करते हैं, तो बच्चे में मानसिक शक्ति का विकास होता है। और लर्निंग आउटकम में जो बताया गया है कि कक्षा 5 के बच्चों को 10 शब्दों का ज्ञान, या कक्षा 1 के बच्चों को 10 को, कक्षा 2 में 20 शब्दों का ज्ञान, कक्षा 3, 4, 5 में भिन्न भिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं कि अनुच्छेदों को पढ़कर 60%, 75%, 80% शब्दों के अर्थ को समझ पा रहा है। तो निश्चित तौर पर न्यूनतम अधिगम स्तर जो मानक निर्धारित किए गए हैं वह उनको पूरा कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे नाटक के तत्व के अंतर्गत। वस्तु की बात कर लिया, वस्तु के अंतर्गत हमने देखा कि आधिकारिक और प्रासंगिक। यहाँ पर आप यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें कि आधिकारिक वह कथा वस्तु होती है, वह वस्तु होती है जो कि नाटक को शुरू से लेकर अंत तक चलता रहता है। और प्रासंगिक क्या होती है, जो प्रसंगवश आ जाता है, नाटक में प्रसंगवश आ जाता है कि राजा और जंगल कथा चल रही तो उसमें खरगोश की भी कहानी आ गई, बहेलिये की भी कहानी बहेलिये के भी उसमें पात्र आ गया, वो भी चला जाता है, लेकिन वो पूरी नाटक के नहीं रहता है। उसके बाद हम देखते हैं नाटक का जो दूसरा तत्व है वो है नेता या चरित्र। यह नाटक की कथा वस्तु का नेतृत्व करता है, यह नाटक की कथा वस्तु का नेतृत्व करता है। अब नाटक की बात करें, नाटक की बात को हम इस तरह देख सकते हैं कि जो फिल्म बनती है वो भी तो नाटक ही होती है, नाटक ही होती है। यहाँ पर एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि एक यह चीज़ जान लीजिए कि जो नाटक होता है वो होता है, नाटक का विकास सबसे पहले हुआ तो नाटक जो पहले होता था, पहले फिल्में आप देखते हैं, पहले फिल्मों में कि उसमें आवाज़ नहीं आती थी, आवाज़ नहीं था। ये तो बाद में शुरू हुआ कि हमें दृश्य और श्रव्य दोनों नाटक में आते गए, लेकिन यह ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले बस चित्रों के माध्यम से अभिनय किया जाता था, अभिनय, मूक अभिनय किया जाता था। तो नाटक क्या था, दृश्य साधन था। शुरू में नाटक, जब नाटक की शुरुआत हुई नाटक दृश्य साधन था। बाद में तकनीकी का विकास और चीज़ों का विकास होता गया और नाटक क्या बन गया, दृश्य और श्रव्य दोनों बन गया। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, नाटक में जो 3 तत्व होते हैं, वस्तु, नेता और रस। माने वस्तु पर बात कर ली, वस्तु पर क्या कहते हैं, वस्तु को कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु क्या होती है, आधिकारिक और प्रासंगिक होती है। आधिकारिक वह होती है जो नाटक को शुरू से लेकर अंत तक चलता रहता है। प्रासंगिक क्या होता है, जैसे नाम से इसमें प्रसंगवश आ जाता है नाटक में। उसके बाद हम बात करेंगे नेता चरित्र को कहते हैं, नेता चरित्र को कहते हैं। जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं, हम नेता कहते हैं। यह नाटक की कथा वस्तु का नेतृत्व करता है। जो नाटक की कथा वस्तु है, चाहे वो जंगल की कथा हो, चाहे वो राजा की कथा हो, वो क्या करता है, उस कथा वस्तु, उस नाटक का हम कहते हैं प्रतिनिधित्व करता है, उस नाटक का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक का ही मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं, चीज़ें क्लियर होती जाएं। उसमें दिखा नेता के चरित्र कहते हैं। उसमें राजा मूर्ख होता है, राजा मूर्ख होता है, वो जो अपनी प्रजा को समझा नहीं पाता है, अपनी प्रजा की समस्याओं को हल नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, गलत निर्णय लेता है। तो यहाँ क्या होता है, अब हम देखते हैं कि इसमें नायक का चरित्र होता है, मुख्य होता है। अब नेता में नाटक के सभी प्रकारों का चरित्रों का समावेश होता है। जो नेता होता है, अभिनेता होता है, उसमें नायक के सभी प्रकार के चरित्रों का
उसमें नायिका भी होती है, विदूषक भी होता है, प्रतिनायक भी होता है, लघु चरित्र भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं नेता की बात कर रहे हैं तो नायक होता है, विदूषक होता है, खलनायक भी होता है। तो इससे क्या बच्चे में हर तरीके के लोगों को समझने की क्षमता विकसित हो रही है। जाहिर सी बात है, नेता जब बोलेगा तो दूसरे तरीके से बोलेगा नाटक में, नेता जब अभिनय करेगा दूसरा तरीके से करेगा, और वहीं खलनायक करेगा दूसरे तरीके से अभिनय करेगा। तो इसमें क्या बच्चे में देखिए, हम तो नाटक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा में जाकर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लर्निंग आउटकम का विकास होता रहता है। बस अब हमें क्या करना है कि उन जो बिंदु हैं नेता के बोलने की, नेता के शब्दों का प्रयोग करने की, तो हम क्या कक्षा में जाकर बच्चों को ऐसे नाटक का मंचन करा सकते हैं। और हो रहा है, पहले से भी कुछ जगहों पर पहले से भी हम नाटक का मंचन करा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो नाटक के माध्यम से अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा रहा है। भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, जो अन्य विषय हमारे हैं, साइंस है, साइंस को भी नाटक के माध्यम से उस प्रकरण को समझाया जा रहा है और बच्चे समझ भी पा रहे हैं, लेकिन हर जगह इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कम समय में, हमें ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, हम कम समय में जो भी न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किए गए हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, कक्षा 1 से लेकर 8 तक भिन्न भिन्न निर्धारित किए गए हैं, वो उन न्यूनतम अधिगम स्तर को हम प्राप्त कर सके। अब नाटक की हम बात कर रहे हैं, नाटक में देख रहे हैं कि नाटक में नायक भी होता है, नायिका भी होती है, विदूषक भी होता है, प्रतिनायक होता है, लघु चरित्र होता है। यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नायक, आप स्पष्ट, नायक हीरो हो गया, नायिका अभिनेत्री हो गई, विदूषक के यहाँ क्लियर कर लेते हैं। विदूषक जो नाटक में हंसाने वाला होता है वो क्या होता है, विदूषक होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रतिनायक होता है, नायक के अपोजिट, नायक के अपोजिट उसका प्रतिनायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं लघु चरित्र भी ऐसे आते रहते हैं, फिल्मों में देखते रहते हैं आप कि लघु चरित्र भी उसमें चलते रहते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। अब नाट्य शास्त्र के अनुसार जो नाट्य शास्त्र हमारी है उसके अनुसार नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। उसमें दया, माया, ममता, महत्वाकांक्षा, धर्म, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब ये सब चीज़ें हैं, और जब इन सब चीज़ों को, या ऐसे हम नाटक को कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि नाटक जो है वो क्या है, फिल्म है। तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो कि कक्षा में दिखाना संभव नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी होती हैं। तो छोटे छोटे जो नाटक हैं, हम वो प्रयास यह कर सकते हैं कि छोटे छोटे जो नाटकें होती हैं उनको कक्षा में हम प्ले करवा सकते हैं। पहले तो हम उनको दिखा दें, अगर दिखाना संभव हो तो, अगर हम चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं तकनीक के द्वारा, और हो सकता है तो हम उनका मंचन कराएं। उनका उसी कक्षा में, हमें किसी मंच की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी माइक की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो भी हमारे विद्यालय में उपस्थित है, जो भी कमरा है, टेबल है, बेंच है, हम ऐसे नाटकों का मंचन करा सकते हैं। जब ऐसे नाटकों का मंचन कराएंगे तो निश्चित तौर पर जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए, जैसे कक्षा 1 के बच्चों को 5 शब्द आना चाहिए, तो वो नाटक के माध्यम से ही सीख जाएगा, वो नाटक के माध्यम से ही सीख जाएगा। कक्षा 2 के बच्चों को 10 शब्द आना चाहिए, कक्षा 3 के बच्चों को 25 शब्द आना चाहिए, 25 शब्दों को समझ कर अर्थ ग्रहण करना चाहिए। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों को किसी अनुच्छेद को पढ़कर 60%, 75%, 80%, 85% तक की शब्दों की जानकारी उसे हो जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, नाटक के द्वारा वो अनायास सीखता रहता है, अनायास सीख जाएगा। हमें ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नई नई लर्निंग आउटकम को निर्धारित करना है, लर्निंग आउटकम को पूरा करने के लिए उसे ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस नाटक का मंचन कराएंगे, जब मंचन कराएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा उस शब्द को याद करेगा, उस शब्द को तो वो याद करेगा तभी तो बोलेगा। अगर नहीं भी याद करेगा तो कुछ शब्दों को तो याद करेगा ही, कुछ शब्दों को तो याद करेगा ही। तो इससे क्या होगा, जो जब शब्द याद करेगा तो कक्षा 1 के लिए 5 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 2 के बच्चों को 10 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जो निर्धारित किए गए भिन्न भिन्न जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनसे क्या होगा, बच्चे का नाटक के माध्यम से विकास होगा। अब देखते हैं हम कि आगे जो नाटक में दिया गया है, हम इसे देखते हैं कि अब नाटक में अगला जो आता है बिंदु होता है रस। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो भी फिल्म होती है उसमें कोई न कोई रस होता है। कभी देशभक्ति परक फिल्म बनती है, फिर सामाजिक व्यवस्थाओं के ऊपर फिल्म बनती है, कभी लूटपाट घटनाओं जो घटी है तो उस पर फिल्म बनती है। तो इससे क्या होता है, जो फिल्में हैं वो भी तुम्हारे नाटक ही हैं। तो नाटक में रस भी होना चाहिए।
यहाँ पर देखते हैं कि यह काव्य और नाटक दोनों की आत्मा है। जो हमारा काव्य होता है उसकी भी आत्मा रस है और नाटक की भी आत्मा है। प्राचीन दृष्टि से नाटक में श्रृंगार, करुण और वीर रसों का प्राचीन दृष्टि से नाटक में श्रृंगार, करुण और वीर रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर नाटक में रस की प्रधानता हो रही है, कोई भी रस है, और प्राचीन काल में श्रृंगार होना चाहिए। प्राचीन काल के जो मानक थे, श्रृंगार नाटक में मुख्य रस होना चाहिए, या करुण होना चाहिए, या वीर रस होना चाहिए। लेकिन अब जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इनमें और रसों को भी प्रधानता देते हैं राइटर, या कह सकते हैं फिल्मों में ही देखते हैं तो और रसों की प्रधानता देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम और रस का संबंध लर्निंग आउटकम से क्या है। रस का संबंध लर्निंग आउटकम से हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो रस है हमारा, अब यहाँ पर जैसे आता है कि कक्षा 4 या 5 के बच्चे को अनुच्छेद को पढ़कर उसमें से 60% 75% चीज़ों को समझ पा रहा है या नहीं समझ रहा है। जब रस की बात करते हैं, अब जैसे ही रस आएगा, अब जैसे से बात है, अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस में किन किन बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम रस का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे, जो पढ़े होंगे, कि हम जब रस होता है श्रृंगार रस में हम कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें सीधी सीधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं जो कि कटु होते हैं, हम सरल वर्णों का प्रयोग करते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं श्रृंगार रस में। तो ये तो विकास हो रहा है ना उसको, कि वो अगर वो श्रृंगार रस की जो भी एक पैरा पढ़ रहा है नाटक में आ गया, तो वो कटु का ज्ञान नहीं हो रहा है, उससे यह जानकारी नहीं कि कटु शब्द कौन से होते हैं, सरल शब्द कौन से होते हैं, या वो सरल वर्ण कौन से हैं, कटु वर्ण कौन से है, अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है, व्यंजना क्या होती है। लेकिन फिर भी वह उस नाटक में जो भी पैरा आ रहा है श्रृंगार रस से संबंधित, हमें क्या करना है, उस चीज़ों को पॉइंट करना है, नोटेट करना है कि बच्चा अगर नाटक में आए हुए पैरा को पढ़कर, चाहे वो श्रृंगार रस की हो, वीर रस की या किसी अन्य रस की हो, अगर वो समझ पा रहा है कि इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, श्रृंगार की बातें कही गई हैं, करुण रस की बातें कही गई है, वीर रस की बातें कही गई हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चा जो निर्धारित किया गया कक्षा 4 या 5 या 6 या अन्य कक्षाओं के लिए कि बच्चे को पैरा पढ़कर समझ पा रहा है कि नहीं 70 से 75% शब्दों को, तो इस नाटक के माध्यम से जो रस आ रहा है कि नाटक में कौन सा रस है, जाहिर सी बात अगर उसे यह पता हो रहा है कि नाटक में यह रस है, तो वह क्या कर रहा होता है, वह लर्निंग आउटकम की ओर बढ़ रहा होता है, जो कि हमें यह नहीं मालूम होता है। हम ऐसे लर्निंग आउटकम में निर्धारण में रस को भी रख सकते हैं। नाटक के हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत हम नाटक की चर्चा कर रहे हैं। नाटक चर्चा में हम देख रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम का विकास हम नाटक के माध्यम से किस प्रकार कर सकते हैं। नाटक के अंत में सत्य की जीत होती है, इसलिए दर्शकों को आनंद की प्राप्ति होती है। अब दर्शकों को जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, वहां पर हम यह भी देख सकते हैं कि वो आनंद किस लिए मिल रहा है। वो नायक ने खलनायक को मारा, या नायक पूरे नाटक में जिस चीज के लिए प्रयत्नशील था उसको पाया, या नायक ने नायिका को पा लिया अंत में जाते जाते। तो इन चीजों से क्या होगी, देखिए नाटक बहुत सशक्त, हमें जहां तक लग रहा है कि नाटक जो लर्निंग आउटकम भाषा के लिए निर्धारित किए गए हैं, वो बहुत ही सशक्त माध्यम है नाटक के द्वारा। नाटक के द्वारा हम बच्चों को, मतलब कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए जो भी शब्दों को रखा गया है कि 5 या 10 शब्द, इससे ज़्यादा भी वो बच्चा समझ सकता है। क्योंकि नाटक की जैसे बात करते हैं तो बच्चे के मन में क्या आ जाता है कि अगर हम राजा, आप खाली कक्षा में ये भी बता दीजिए कि आज हम नाटक पर पढ़ेंगे या नाटक पर चर्चा करेंगे, या खरगोश और भालू की। अब खरगोश और भालू की भी नाटक है, तो देखिए नाटक जैसे ही आप बताते हैं, नाटक क्या होता है, मंचन करने के लिए होता है। नाटक जैसे नाटक आता है, अब नाटक की तो फिल्म है, फिल्में तो बनती है नाटक, भाई नाटक लिखी जाती है उसी फिल्म बनती है, उसमें संवाद लिखा जाता है, पात्र लिखा जाता है, कौन पात्र क्या बोलेगा। तो इसी का जैसे ही नाटक का बात करेंगे वैसे बच्चे में पढ़ने की क्षमता, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। वो भी प्रारंभिक कक्षाओं की बात करें तो नाटक तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। तो बहुत बड़े कक्षाओं के लिए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए यह जरूरी होता है। और हम ये भी बात कर सकते हैं, आप कक्षा 4 और 5 के बच्चों को भी देखिए कि अगर उनको भी आप बताइए कि देशभक्ति पर रचनाएं, तो मानसिक स्तर इतना विकसित हुआ रहता है कक्षा 4 या 5 के बच्चों का कि वो श्रृंगार रस को आप समझ रहे हैं, श्रृंगार रस में भी बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। वीर रस की कुछ बच्चे वीर रस की कविताएं पढ़ते हैं,
कुछ बच्चे भक्ति रस के भी भक्ति रस के नाटक भी देख सकते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, वास्तव में रस नाटक के अंत में सारभूत प्रभाव होता है। जो रस होता है वो नाटक का सारभूत, नाटक का निचोड़ होता है, जो अंत में दिया जाता है, चाहे वो सुखात्मक हो, दुखात्मक हो, वीर रस की हो, भयानक रस की हो, विभत्स रस की हो। अब तो विभत्स रस, अब तो जैसे जो मैंने बताया कि पहले लिखे जाते थे श्रृंगार, करुण और वीर रस में ही नाटकें लिखी जाती थी, या उन्हीं रसों का प्रधानता रहता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बताया जाए रस नाटक के अंत में सारभूत प्रभाव होता है। सारभूत प्रभाव होता है नाटक, किसका प्रभाव होता है? पूरे निचोड़ का, पूरे आपके नाटक हैं उसमें उन रसों का सारभूत होता है, उनका निचोड़ होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें, लर्निंग आउटकम की अगर बात कर लें कि नाटक में कैसे होता है लर्निंग आउटकम, अब जाहिर सी बात है, जब वो बच्चा उस नाटक के रस, उस नाटक को पढ़ के उसमें कौन सा रस है यह जान पा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो अनुच्छेद हम निर्धारित कर रहे हैं कक्षा 4 या 5 के बच्चों को कि अनुच्छेद के अंतर्गत तो उसे 20 शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, और 20 शब्दों का ज्ञान के अलावा उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर वो बच्चा न समझ पा रहा, 3 या 4 जो भी 3 या 4 पेज की नाटक है, अगर वो समझ पा रहा है कि इसमें कौन सा रस दिया गया है या कौन सा रस था इस नाटक में, तो वही तो वो कर रहा है जो कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया, शिक्षा विभाग द्वारा हमारे, कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक उन्हें भिन्न अधिगम स्तर बताया गया है कि कक्षा 4 के बच्चों को, 5 के बच्चों को, 6, 7, 8 के बच्चों को अनुच्छेद को पढ़कर और उनमें आए हुए शब्दों के अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ तो बात शब्दों के अर्थ को तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर वो बच्चा उस नाटक को पढ़कर ये बता पा रहा है कि, या उनके यह बताना पाने में संभव हो पा रहा है कि इसमें किस रस की प्रधानता है, तो जाहिर सी बात है वो उन शब्दों का अर्थ तो कुछ समझ रहा है, तभी तो वो बता पा रहा है। तो जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनको तो पूरा कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं कि रंगमंच। नाटक का रंगमंच, आप भी जानते हैं कि नाटक जब भी फिल्म देखें तो रंगमंच तो होगा ही, अगर नाटक हो रहा है तो रंगमंच होगा ही, चाहे वो रंगमंच आज आधुनिक युग का हो, चाहे वो हम देख सकते हैं जब हम छोटे थे, या हम लोग जानते भी हैं कि जो